नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। विवादों में रहने वाले सत्यपाल मलिक एक बार फिर चर्चा में हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही वो मेघालय के राज्यपाल पद से वो रिटायर्ड हुए हैं और उसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था उस पर अब उनसे पूछताछ भी हो सकती है या उन्हें बुलाया जा सकता है। लेकिन अब यह खबर आ रही है एएनआई की, जो एएनआई न्यूज एजेंसी है, उसके मुताबिक सत्यपाल मलिक जी को बकायदा दिल्ली में सीबीआई ने तलब किया है और यह भी सुनने में आ रहा है कि उनसे इस मसले में पूछताछ हो रही है या उनसे कहे कि उन्हें यह कहा गया है कि अपना पक्ष रखिए। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने बकायदा जब यहां से जब वो इनको गवर्नर पद से हटाया गया था, यहां से चले गए थे जम्मू कश्मीर से, फिर उनके कई बयान आए और उन बयानों में उन्होंने कहा था कि जब मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था तब मुझे घूस देने की कोशिश की गई और वो छोटी मोटी रकम नहीं थी, बकायदा 300 करोड़ रुपए के वो था, घूस थी। उन्होंने कहा कि 2 फाइलें मेरे पास आई और मैंने उन फाइलों में गड़बड़ी देखी और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि सर, आपने ये जो फाइल आपने रिजेक्ट की है, अगर आप इस पे साइन कर देते तो एक फाइल के 150 करोड़ रुपया मिलना था, यानी कि 300 करोड़ रुपए की रिश्वत आपको मिल जाती। आप सोचिए कि जब 300 रुपए की घूस देने की कोशिश की जा रही है एक राज्यपाल को, तो सोचिए जम्मू कश्मीर में कितना भ्रष्टाचार है। सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए बकायदा यह भी कहा था कि हमने कई ऐसे नेता देखे हैं जिनके कालीन जो हैं वो करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, विदेशों में उनके बिजनेस हैं। तो जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने जिस तरह से बयान दिया और ये जो कहा कि 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हालांकि उनके नाम उजागर नहीं हुए, अब लगता है कि सीबीआई ने, ये जो खबर आ रही है एएनआई की तरफ से, और एएनआई ने भी ये कहा कि सोर्सेज की तरफ से ये खबर चलाई है, बड़ी प्रतिष्ठित ये न्यूज एजेंसी है, और जिस तरह से उनको तलब किया गया तो जाहिर सी बात है इसी मामले में तलब किया गया होगा, क्योंकि सीबीआई की जांच की जो लगातार डिमांड हो रही थी उससे बकायदा केंद्र सरकार ने मंजूरी दी और ऐसा माना जा रहा था कि जब वो मेघालय के राज्यपाल पद से रिटायर्ड होंगे, जब उनका कार्यकाल पूरा होगा, तब उन्हें तलब किया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और बकायदा पूछताछ जो है आज उन्हें बुलाया गया है। हालांकि क्या सवाल है क्या नहीं है ये सीबीआई बेहतर बताएगी जब वो अपनी प्रेस रिलीज, अगर तो उन्होंने बुलाया है, अगर ये एएनआई की खबर पर मोहर लगती है तो अगर उन्हें बुलाया तो जाहिर सी बात है सीबीआई भी अपनी प्रेस रिलीज जो है वो करेगी, अपने पब्लिक डोमेन में डालेगी या प्रेस रिलीज जारी करेगी, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सत्यपाल मलिक जो है वो खामोश क्यों रहे? क्यों नहीं उसी वक्त जब वो यहां पर राज्यपाल थे, क्यों नहीं उसी वक्त उन्होंने उन 2 अधिकारियों के नाम बताए? क्यों नहीं उन्होंने उस एक बड़े बिजनेसमैन का नाम उजागर क्यों नहीं किया जो उनके पास वो फाइल आई थी? क्यों उन्होंने संघ के एक नेता, उन्होंने बार बार कहा था कि संघ का एक बहुत बड़ा नेता मेरे पास फाइल लेकर आया था, जो फाइल उन्होंने रिजेक्ट की थी, क्यों नहीं उन्होंने उसी वक्त जो था वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया? क्यों नहीं उनके नाम उजागर किए? हालांकि उनको यहां से गए हुए करीब 3.5-4 साल हो गए हैं, और अगर इन 3.5-4 सालों में आप सोचिए कि कुछ महीने पहले ही सीबीआई इंक्वायरी के जो मंजूरी दी जाती है, तो इन 3.5-4 सालों में आप सोचिए कि क्या सबूत नहीं मिटा दिए होंगे? क्या उन आला अधिकारियों की और प्रमोशन नहीं होगी? क्या वो ट्रांसफर नहीं हो गए होंगे? क्योंकि नाम तो किसी को पता ही नहीं कौन थे कौन नहीं थे, इन्होंने भी नहीं उजागर किया। लेकिन यह है कि वक्त वक्त पर ये बयान देते गए और केंद्र सरकार की नींद जो है वो उड़ाते रहे। सत्यपाल मलिक से अब जब पूछताछ होगी या उनसे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि बताइए जनाब, क्या यही 2 फाइलें थी?
और फाइलें तो नहीं आपके पास आई थी? या फिर उससे पहले भी जो गवर्नर रहे हैं, क्या उस टेन्योर में भी कुछ ऐसा हुआ था? ये जो जांच है ये बहुत आगे तक जाएगी, ये कड़ियां मेरे ख्याल में जुड़ेंगी कि जम्मू कश्मीर में जो भ्रष्टाचार इतना पनपा कि आप सोचिए 2 फाइल साइन करने के लिए 150 करोड़ की अगर रिश्वत ऑफर होती है। ये तो सत्यपाल मलिक जी बता रहे हैं कि वो ईमानदार हैं इसीलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो उनका इशारा यही था कि अगर कोई और होता तो शायद स्वीकार भी कर लेता। लेकिन वो नाम उन अधिकारियों के उन्होंने उजागर नहीं किए। उन्होंने उन 2 लोगों के नाम भी नहीं उजागर किए कि वो कौन थे जो फाइल लेकर आए थे। शायद उम्मीद की जा रही है इसकी सीबीआई को ये वो नाम बताएंगे। सीबीआई भी उन्हीं नामों को जानने के लिए शायद उन्होंने तलब किया है। लेकिन साफ था कि जब ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे तो इनसे जांच जरूर होगी। सत्यपाल मलिक जो हैं वो हमेशा एक समय कह सकते हैं कि एक ऐसे राजनेता, क्योंकि ये राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए थे, तो इनकी जो बयान थे वो हमेशा कह सकते हैं कि उसमें राजनीति भी देखने को मिलती रही। अब आप देखिए कि जब किसान आंदोलन हुआ था तब किस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया, केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है वो किसानों के खिलाफ है, वो किसानों का भला नहीं करना चाहती है। ये जो बिल है ये काले कानून है, ये इससे किसानों का भला नहीं होगा, किसानों को जो उनके फायदे के लिए ये बिल है ही नहीं है। तो इन्होंने ये भी कहा था बीच में कि जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो वो बड़े एरोगेंट उसमें दिखे। उन्होंने कहा था कि आप जाइए और मैं बात कर लूंगा। फिर इनका ये कहना कि वो फिर अमित शाह जी से मिले, गृह मंत्री जो हैं, तो उनसे ये सारी बातचीत की तो उन्होंने कहा ये हम नहीं कह रहे, ये उनके वो अल्फाज थे, ये उनका वो बयान था कि अमित शाह ने कहा कि इसका दिमाग पागल हो गया, लोगों ने इसका दिमाग पागल करके रखा, आप इसके पास मत जाइए, मेरे पास आइए। यानी कि इस तरह के बयान वो देते रहे और बार बार विवादों में रहना ये इनका एक पुराना नाता भी है। लेकिन उस वक्त केंद्र सरकार पर भी ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर इतने बयान और केंद्र सरकार की पॉलिसियों पर जिस तरह से इन्होंने अपने विचार रखे और टोटली उनके खिलाफ गए, तो सवाल उठ रहे थे कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं सत्यपाल मलिक जी को यहां उनके पद से हटाया जा रहा है। शायद केंद्र सरकार इसी का इंतजार कर रही थी। हालांकि जो किसान आंदोलन को लेकर इन्होंने जो बयान दिए, इन्होंने साफ कहा था कि केंद्र सरकार की ये नीति गलत है। बाद में प्रधानमंत्री ने वो बिल वापस भी लिया और इन्होंने तब कहा था कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि इनका बयान ये था कि मैंने प्रधानमंत्री जी को समझाया था कि जाटों से और सिखों से उलझिए मत, आप देखिए आप ये बिल वापस ले लीजिए, वरना आपने देखा ये किसी को छोड़ते नहीं और इन पर लाठी तो कभी मत चलाना, अगर आपने लाठी इन पर बरसाई तो ये बदला लेंगे, इंदिरा गांधी को मत भूलिए। तो उस वक्त ये इस बयान को ऐसा इस तरह से देखा जा रहा था कि शायद ये प्रधानमंत्री को बताना चाहते थे कि इन लोगों से पंगा मत लेना, या धमकी भरी ये एक सुझाव भी था। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन जो बयान है वो काफी इनके विवादों में रहे। जब इनसे एक प्रतिष्ठित जो न्यूज चैनल है, अगर हम बात करें एनडीटीवी, उस चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि अब मैं जब रिटायर हो जाऊंगा मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, मुझे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है और मैं फिर बताऊंगा, कश्मीर पर मैं किताब भी लिखूंगा, क्योंकि कश्मीर में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो केंद्र सरकार जो है वो बताना नहीं चाहती है, छुपा रही है। मैं किताब लिखूंगा और उसमें सब कुछ सच सच बताऊंगा कि क्या हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि 370 का जो श्रेय हटाने का और 35A को हटाने का जो श्रेय केंद्र सरकार ले रही है उसमें इनका कोई योगदान नहीं है, मैंने हटाया, मेरी मर्जी से सब कुछ हुआ और इसीलिए मैंने सरकार नहीं बनने दी। क्योंकि उस वक्त एक विधायक जो था जिसके 4 पार्टी के वो 4 एमएलए थे, सज्जाद लोन के बारे में कह रहे थे कि वो सीएम पद के लिए आगे चल रहे थे और वो सरकार बनाने का वहां पे आ रहे थे। तो मैंने कहा ये सरकार नहीं चलेगी, मुझे ये सरकार नहीं वो है। तो उस वक्त आप सोचिए कि किस तरह के ये भी था। लेकिन अब जब उन्होंने ये कहा कि वो बकायदा इसमें अपने
भी लिखूंगा और दूसरा ये भी कहा कि किसानों का जब जब आंदोलन होगा मैं उसमें शिरकत करूंगा। और प्रधानमंत्री जी के बारे में और केंद्र सरकार के बारे में ये कहा, बीजेपी के बारे में कि मैं इन्हें कभी वोट नहीं डालूंगा और ना ही मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करूंगा। लेकिन हाँ, मेरा समर्थन जो है वो, क्योंकि मैं सपा के साथ रहा हूं, सपा के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनको सपोर्ट करूंगा, लेकिन राजनीति में नहीं आऊंगा। और अब उम्मीद की जा रही है, ये जो सीबीआई ने जो उनको तलब किया, अब उम्मीद की जा रही है कि आखिर सत्यपाल मलिक जी जरूर उस सच का खुलासा करेंगे, उस फाइल के बारे में बताएंगे और वो 2 अधिकारियों के नाम भी बताएंगे जिन अधिकारियों ने इनसे कहा था कि सर अगर आप ये फाइल साइन कर देते तो आपको 150 करोड़ रुपए की रिश्वत, यानी कि इसके बदले आपको पैसे मिलते। तो सवाल यह भी है कि क्या उन आला अधिकारियों ने सिर्फ ये 2 फाइलों के लिए कहा था? क्या उससे पहले उन आला अधिकारियों के पास और भी फाइलें आई थी? इसकी भी शायद जांच होनी चाहिए, शायद होगी भी। फिलहाल इतना ये जरूर है कि अब सच किस तरह से सामने आता है, इसका इंतजार किया जा रहा है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।